हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर इकोनॉमिक्स क्लास। और आज हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम क्लास 12 से। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम को मेज़र करने के जो फार्मूलाज हैं या मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखिए, नेशनल इनकम मेजरमेंट के बेसिकली 3 मेथड हैं जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीनों मेथड से अलग अलग तरीके से हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखते हैं आज हम सबसे पहले पहला मेथड जो वैल्यू एडेड मेथड है वो क्या है और इससे हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, उसका फार्मूला क्या है या किस तरह से हम इसको स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन मेथड से नेशनल इनकम तक पहुँचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ वैल्यू एडेड मेथड या वैल्यू एडिशन क्या है। चलिए, वैल्यू एडेड किसको बोलते हैं, क्या है, ठीक है। तो पहले हम इसको जानते हैं, उसके बाद इसका फार्मूला या इसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे वो पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स बाय ए फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। पहले हम इतना समझते हैं कि वैल्यू एडिशन क्या है। वैल्यू एडिशन ये है कि जब हम रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स खरीदते हैं एक प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल की जो वैल्यू होती है जब वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो जो रॉ मटेरियल की वैल्यू है वो बढ़कर ज़्यादा हो जाती है फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। वो एक एग्जांपल से हम जानेंगे कि जो हम रॉ मटेरियल लेते हैं वो उसकी वैल्यू कम होती है और जब उससे हम फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं उसकी वैल्यू या उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो जो एडिशन हुआ है उसकी वैल्यू में वो कहलाता है वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडेड। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जो वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट की है और वैल्यू ऑफ जो रॉ मटेरियल की थी या इंटरमीडिएट कंजम्पशन की थी, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, वो वैल्यू एडिशन आ जाएगी। तो वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखिए, एक एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सपोज़ कीजिए एक बेकर है, बेकरी का मालिक है और वो ब्रेड बनाता है। अब उसको ब्रेड बनाने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए फ्लोर, जो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा या रॉ मटेरियल होगा, तो उसे ब्रेड चाहिए। सपोज़ कीजिए उसने फ्लोर मिल से 500 रुपये का ब्रेड लिया, 500 रुपये का फ्लोर लिया एज ए रॉ मटेरियल, और उससे उसने अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के द्वारा अपनी बेकरी में उससे ब्रेड तैयार किया, ठीक है। तो वो ब्रेड जो तैयार हुआ, उस ब्रेड तैयार को जो फाइनल आउटपुट है उसने उसको सेल किया और उसका सेल का वैल्यू आया 700 रुपीज़। यानी कि जो आइटम, जो रॉ मटेरियल उसने 500 रुपये का ख़रीदा था उसका उसने फाइनल प्रोडक्ट बनाकर उसको 700 में बेच दिया। यानी कि जो 500 रुपये थे उसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, 700 रुपीज़ में, ठीक है। तो 500 रुपये जो वैल्यू थी वो तो थी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन या वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, और जो 700 रुपये है वो वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट है। तो जो एडिशन हुआ वो कितना हुआ, 200 रुपये का। तो ये 200 रुपीज़ क्या है, ये वैल्यू एडिशन है या वैल्यू एडेड है कहलाएगी। नाउ इट मस्ट बी क्लियर, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो वैल्यू एडिशन क्या है एक्चुअली, कि देखिए जो हम रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं किसी प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसकी वैल्यू, और जो फाइनल आउटपुट हमारा तैयार है उसका वैल्यू, उन दोनों के वैल्यू का हम डिफरेंस निकाल दें तो वो वैल्यू एडिशन की वैल्यू या वैल्यू एडेड हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमने वैल्यू एडिशन में हमें कौन कौन सी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। जब वैल्यू एडिड मेथड से हम कैलकुलेशन करेंगे नेशनल इनकम का, तो हमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, एक तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखिए, जब हम रियल कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ ऐसा नहीं है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट दी होगी आपको और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होगा और आप फटाफट से उसको फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे। नहीं, आपको क्या है कि वहाँ कुछ डाटा दिया होगा, उस डाटे में अलग अलग जो वेरिएबल्स होंगे उनकी अलग अलग वैल्यूज़ दी होंगी। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू ऑफ आउटपुट के वेरिएबल कौन कौन से हैं, या इंटरमीडिएट के वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, या ये कहें कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे तो उसमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे।
और किन किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे। सिमिलरली इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो हम निकालेंगे तो उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स को इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से को नहीं करेंगे। लेकिन आपको बेसिकली ध्यान रखना वैल्यू एडिड में हम वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का डिफरेंस निकालेंगे। तो वो मैं बताऊंगा आगे आपको कि किस तरह से आप निकालेंगे। तो ये तो हुआ, देखिए ये वैल्यू एडिशन हमने निकाला एक प्रोडक्ट का, सपोज बेकरी के ब्रेड का हमने निकाल दिया। इसी तरह से इंडस्ट्री में तो बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं, उन सब का हमें वैल्यू एडिशन निकाल कर ग्रॉस वैल्यू निकालना होगा। इसका मतलब कि जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है, एंटरप्राइजेस हैं, फर्म्स हैं, वो सब का क्रॉस वैल्यू एडिशन निकाल लीजिए। और पूरे इकोनॉमी में यानी एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उन सब का समेशन कर दीजिए ग्रॉस वैल्यू का। तो वो कहलाएगा समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, यानी GVA एट MP। और ये तो हुआ एक फर्म का या एक प्रोडक्ट का निकाल दिया हमने GVA एट MP। फिर जो भी आउटपुट थे, जितने भी प्रोडक्ट थे, उन सब का निकाल लिया हमने ग्रॉस, और उन सारे ग्रॉस को हमने पूरे जो देश के अंदर निकालना है तो हमने उसका क्या कर दिया, सम टोटल कर लिया, सबको ऐड कर दिया। तो ये हो गया समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस MP। और ये किसके बराबर होगा, GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। भाई GDP एट MP में क्या था, यही तो था, इट इज़ द फाइनल वैल्यू, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है कि जैसे जिसको हम फाइनेंशियल ईयर या अकाउंट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। नॉर्मली हम किस तरह से काउंट करते हैं, हम काउंट करते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो ये हमारा एक अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा। तो ये अकाउंटिंग ईयर ये हमारा हो गया। तो उसके अंदर एक साल में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हुई हैं उन सब का हम वैल्यू एडिशन करते हैं, तो वो आ जाता है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ एडिशन एट मार्केट प्राइस, और ये होगा हमारा GDP एट MP के इक्वलेंट। ठीक है, तो इससे हमारा जब सबका टोटल कर देंगे तो हमारा GDP एट MP आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या होता है, नेशनल इनकम। वो हम कैसे पहुँचेंगे आगे बताएंगे। लेकिन अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे या इंटरमीडिएट कंजप्शन का वैल्यू निकालेंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी कौन से वेरिएबल आप इंक्लूड करेंगे, कौन से वेरिएबल इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी हम पढ़ेंगे और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पढ़ेंगे। देखिए, जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करते हैं, जब हम प्रोडक्शन को करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है जो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। या ये कहिए कि हमें बहुत सारी परचेजिंग करनी पड़ती हैं किसी प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। देखिए, 2 तरह से हमें चीज़ें इंक्लूड करते हैं। एक तो हम फैक्टर प्रोडक्शन लेते हैं, वो तो हुआ फैक्टर प्रोडक्शन, उनकी तो पेमेंट अलग से होती है। इसके अलावा हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ परचेजिंग इनपुट्स के रूप में करनी पड़ती है। वो इनपुट्स की जो परचेजिंग है वो रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट कंजप्शन है। ठीक है, तो वो उसमें किन किन चीज़ों का हमें शामिल करना है, किन को नहीं करना है, वो आप ध्यान देंगे। सिमिलरली जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें हमें किन चीज़ को शामिल करना है, किसको नहीं करना है, वो भी ध्यान देना है। देखिए, जब हम कोई एक फर्म प्रोडक्ट बनाती है तो उसे जो इनपुट्स चाहिए, हो सकता है उसे देश से ही मिल जाए, डोमेस्टिक फर्म से मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बाहर से खरीदे, इम्पोर्ट करे। कुछ इनपुट्स हम बाहर से भी तो लेते हैं दूसरे देशों से। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, जो हमारा टोटल आउटपुट प्रोडक्शन होता है, उसको हम कुछ तो डोमेस्टिक फर्म में बेच देते हैं, यानी देश के अंदर ही अंदर बेच देते हैं, और कुछ ऐसा भी आइटम होता है जो हम विदेशों में बेचते हैं जिसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो अब देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है। नंबर 1, इम्पोर्ट्स के बारे में। अगर आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन में कहीं भी डोमेस्टिक टर्म का यूज़ नहीं हुआ, ध्यान देना, 2 सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अगर लिखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन खाली और लिखा है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, यानी आपको जो डाटा दिया उसमें दिया है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, 2 वैल्यू डाटा आपको दे रखे हैं। अब आपको इंपोर्ट शामिल नहीं करना, उसमें इंपोर्ट की वैल्यू को ऐड नहीं करना है। इंपोर्ट्स भी हालांकि रॉ मटेरियल का हो सकता है, लेकिन हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ उसने ये नहीं लिखा कि उसने जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो डोमेस्टिक फार्म से लिया है। इसका मतलब ये टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसका, इसलिए इसको इंपोर्ट्स को इसमें शामिल नहीं करेंगे। एक एग्जांपल भी दूंगा। सिमिलरली
अगर आपको लिखा हुआ है रॉ मटेरियल परचेज बाय डोमेस्टिक फर्म इस, और आपको दे रखा है इम्पोर्ट्स की वैल्यू भी, तब आप दोनों को शामिल करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने के लिए। कैसे कि देखिए, आपने एक तो डोमेस्टिक फर्म से ख़रीदा, प्लस आपने इंपोर्ट भी किए हैं, क्योंकि आपने डोमेस्टिक टर्म यूज़ कर लिया, इसलिए अब आप दोनों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, या आपको लिखा हो टोटल वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन या टोटल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल और टोटल वैल्यू ऑफ टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तब आप इंपोर्ट को शामिल नहीं करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू ₹1000 एंड इम्पोर्ट्स इज इक्वल टू ₹200। ठीक है, ये दे रखा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पर ये नहीं लिखा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म, इसका मतलब ये टोटल है। अब इसमें इंपोर्ट्स जो दे रखे हैं 200 उसको शामिल मत करिए, ये हमारा जो परचेज है यही हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। अगर यहाँ लिखा होता परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म इज इक्वल टू 1000 और इम्पोर्ट्स भी लिखा होता 200, तब ये हमारा हो जाता 1000 प्लस 200 1200, क्योंकि वहाँ लिखा है कि डोमेस्टिक फर्म्स है और ये इम्पोर्ट्स हैं अलग अलग। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है खाली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसका मतलब डोमेस्टिक फर्म नहीं, टोटल परचेज है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक्सपोर्ट्स की ओर। देखिए, जिस तरह से हम इंपोर्ट रॉ मटेरियल का करते हैं, इनपुट्स का करते हैं, इसी तरह से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है हम विदेशों में बेचते हैं, है ना, जो हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट्स कहलाता है। अब देखिए, जब हम फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, जो वैल्यू निकालेंगे उसमें हम कब एक्सपोर्ट को शामिल करेंगे कब नहीं करेंगे, सेम कंसेप्ट है जैसे कंजम्पशन में बताया। अगर लिखा हुआ है आपका वैल्यू सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स लिखा है, डोमेस्टिक सेल्स लिखा है, ठीक है, और आपको लिखा हुआ एक्सपोर्ट्स, तब तो आप दोनों को शामिल करेंगे। यानी हमने डोमेस्टिक सेल्स का मतलब अपने देश के अंदर इतना सेल किया और एक्सपोर्ट इतना किया, दोनों को ऐड कर दीजिए, हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। अगर आपको लिखा हुआ है, अगर आपको ये डोमेस्टिक टर्म नहीं लिखी हुई, खाली ये लिखा हुआ है आपको सेल्स इज इक्वल टू दिस, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू दिस। अब सेल्स के साथ डोमेस्टिक वर्ड नहीं लिख रहा, इसका मतलब वो टोटल सेल है। अब वहाँ एक्सपोर्ट को शामिल मत करिए, खाली जो सेल है वही हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट भी है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ भी दिया है, सपोज डोमेस्टिक सेल्स इज इक्वल टू ₹700 एंड एक्सपोर्ट इज इक्वल टू ₹200, यानी डोमेस्टिक सेल्स हमारी कितनी है, 700 रुपये की हैं, और जो एक्सपोर्ट विदेशों में हमने किया वो 200 रुपीज़ का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनली, उन दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारी 900। तो इससे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हम जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे, या वैल्यू ऑफ आउटपुट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसका मेज़रमेंट करने का क्या तरीका है। देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है वो सब का हमें वैल्यू निकालना है। अब उसमें से जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें कुछ तो सेल हो गया होगा और कुछ ऐसा होगा जो सेल नहीं हुआ, बच गया, बैलेंस स्टॉक जो है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो सेल्स हुआ है उसको और जो चेंज इन स्टॉक है उसको, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। अब सेल क्या होगी, सेल कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स, सेल्स यानी जितनी क्वांटिटी हमने किसी प्रोडक्ट की बेची है उसकी एक यूनिट का जो प्राइस है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी टोटल सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। चेंज इन स्टॉक का मतलब जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो वो हमारा आ जाएगा चेंज इन स्टॉक। यानी जैसे एक एग्जांपल दिया नीचे आपको, इफ़ ए फर्म प्रोड्यूस 200 सेट्स ऑफ टीवी एंड सेल्स देम एट ₹5000 पर सेट, द वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी हो जाएगी, 200 मल्टीप्लाइड बाय 5000 इज इक्वल टू 10 लाख। अगर आप किसी टीवी फर्म ने, किसी इंटरप्राइज ने 200 टीवी सेट का प्रोडक्शन किया और एक टीवी सेट का रेट है 5000, तो टोटल सेल्स उसकी जो हो गई वो हो गई 10 लाख के इक्वलेंट। अब ये हम कब मान रहे हैं, तब ये हम तब मान रहे हैं कि
मान के चलिए जितना उसने प्रोडक्शन किया था वो सारा का सारा उसने सेल कर दिया, तो यहाँ चेंज इन स्टॉक यानी बैलेंस तो कुछ स्टॉक में बचा ही नहीं, तो उसका टोटल जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो सेल्स के बराबर हो जाएगी। इट मीन्स व्हेन द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर देन द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। यानी एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है अगर वो सारा का सारा सेल हो जाता है तो चेंज इन स्टॉक तो हमारा कुछ होगा ही नहीं, इसलिए जो सेल्स हैं वही वैल्यू ऑफ आउटपुट भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे। देखिए एक बार मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्मूले में टोटल में हमने या जो वैल्यू एडिशन मेथड में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। वैल्यू एडिशन में मतलब कि जो रॉ मटेरियल है या इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उससे हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और उन दोनों का जो वैल्यू का डिफरेंस होता है वो हमारा वैल्यू एडिड कहलाता है, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे वैल्यू एडिशन। उसके बाद हमने क्या करना है कि उस जो हमारा वैल्यू एडिशन हुआ है एक फर्म के द्वारा, इसी तरह से और भी जो प्रोडक्ट है सबका हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन करेंगे, यानी GVA एट MP निकालेंगे और फिर पूरा जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस हुआ है उन सब का समेशन यानी सम टोटल कर लेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन का, तो वो हमारा आ जाएगा GDP एट MP। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे या इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालेंगे तो उसमें हमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, किन को नहीं करना है। तो हमने जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालेंगे और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के साथ इंपोर्ट्स की वैल्यू भी दे रखी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंपोर्ट्स दोनों वैल्यू दे रखी है। अगर डोमेस्टिक टर्म का यूज़ हुआ है इंटरमीडिएट कंजम्पशन में तब तो आप इंपोर्ट्स को भी इंक्लूड करके इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालेंगे, यानी दोनों को प्लस करके। अगर कहीं डोमेस्टिक टर्म का प्रयोग नहीं हुआ है इट मीन्स जो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है वही आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा। सिमिलरली कहीं आपको सेल्स दे रखा है और एक्सपोर्ट्स भी दे रखा है, तो अब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आप जो सेल्स है अगर उसके साथ डोमेस्टिक फर्म लिखा हुआ है, ठीक है, तब तो आप सेल्स प्लस एक्सपोर्ट दोनों करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी। अगर उसके साथ डोमेस्टिक टर्म यूज़ नहीं हुई है, ठीक है, खाली सेल्स यूज़ हुआ है, डोमेस्टिक टर्म यूज़ नहीं हुआ, खाली सेल्स वर्ड यूज़ हुआ है, तब आप उसमें एक्सपोर्ट्स को शामिल नहीं करेंगे। सेल का मतलब टोटल सेल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट में जो हम वैल्यू निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट की, वो किस तरह से निकालेंगे, इसका मतलब उसका फार्मूला क्या है। उसका फार्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स क्या है, सेल्स है क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेल्स आ जाएगा। चेंज इन स्टॉक क्या है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो ओपनिंग स्टॉक है, वो हमारा उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, यानी जो पहला टोटल स्टॉक था उसमें से जो स्टॉक बैलेंस रह गया वो हमारा आ जाएगा। तो जो बैलेंस स्टॉक है उसकी वैल्यू प्लस जितना सेल हो गया, यानी जितना भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसका हम कुछ तो ऐसा होता है कि हमारा सारा जो भी प्रोडक्शन हुआ सारा का सारा सेल नॉर्मली नहीं होता, उसमें से कुछ बैलेंस बच जाता है। जो सेल हो गया उसकी वैल्यू अलग निकाल लीजिए, जो बैलेंस है उसका वैल्यू निकाल लीजिए, उन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगर सारा का सारा सेल हो गया तो सेल्स ही हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट होंगी। अब देखिए इससे इस जो फार्मूला है वैल्यू एडिशन का, इससे हमें फाइनली जो हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाता है GDP एट MP। लेकिन हमें निकालना है सपोज़ कीजिए नेशनल इनकम, जो कि हमारा मेजरमेंट करना होता है। तो नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखिए पहले GDP एट MP को आप GDP एट MP है उसको आप NDP एट FC में कन्वर्ट करिए, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाएंगे। पहले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP को NDP। तो ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं GDP में से, और फिर MP को FC बनाते हैं तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं, तो हमारा आ जाएगा NDP एट FC। ठीक है, अब NDP एट FC यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को अब आपको बनाना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपके पास है NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको बनाना है NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी डोमेस्टिक को नेशनल में बदलने के लिए क्या करते हैं आप,
प्लस NFIA कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो आप क्या करेंगे, NDP एट FC में प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकालेंगे, तब आपके पास आएगी वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की वैल्यू तब जाके आपके पास आएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा फॉर्मूला। कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं, अब देखिए इस फॉर्मूले को या ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड को यूज़ करते वक्त कुछ हमें प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी होती हैं, वो मैं बता देता हूँ क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। नंबर 1, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया, इंटरमीडिएट गुड्स को हम शामिल नहीं करते। हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट जो है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं ना, इसका मतलब इसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड इज़ नॉट इंक्लूडेड। ध्यान रखना, सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो फाइनल आउटपुट या फाइनल प्रोडक्ट जिस वक्त वो तैयार हुए होंगे उस वक्त जब उनकी सेल हुई होगी वो कैलकुलेट हो चुके हैं, तो उसको दोबारा हम इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरी बात, इफ़ वी गेट एनी कमीशन और ब्रोकरेज ऑन द सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट इज़ ए परचेज प्रोडक्टिव सर्विस। देखिए, अगर कमीशन या ब्रोकरेज सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को बेचने से आपको या सेल करने से, परचेज करने से मिल रही है, वो नेशनल इनकम में शामिल होगा, क्योंकि सेल परचेज क्या है, एक प्रोडक्टिव सर्विस है हमारी। सेल परचेज जो सेकंड हैंड का भी बिजनेस लोग करते हैं ना, तो वो जो सेकंड हैंड का बिजनेस करते हैं उनको कुछ कमीशन होती है उनके, कुछ उनको ब्रोकरेज मिलता है, तो वो नेशनल इनकम का हिस्सा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डोमेस्टिक सर्विसेज और प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड लाइक सर्विस ऑफ अ हाउसवाइफ। यानी जो भी डोमेस्टिक सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं अपने खुद के लिए, उनकी वैल्यू नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती। जैसे हाउसवाइफ है, वो घर के लिए कुकिंग भी करती है और बहुत सारे काम करती है, लेकिन वो नेशनल इनकम में उसको शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है। ठीक है, हम अपने लिए करते हैं। उसके बाद है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। ध्यान देना, इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होती है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। देखिए, जो एक हाउस है वो एक प्रॉपर्टी होता है ना। अगर आपके पास अपना हाउस नहीं है तो आप दूसरे के घर में रहेंगे तो आपको वहाँ एक रेंट पे करना पड़ेगा। रेंट पे करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि हाउस जो है एक प्रॉपर्टी है और उस पर एक रेंट पे करना पड़ता है, उसकी एक वैल्यू होती है रेंट के रूप में। सपोज़ कीजिए आप अपने ही घर में रह रहे हैं, ठीक है, तब आपको रेंट तो पे नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर आप अपने घर में नहीं रहते और उस घर को आप किसी को रेंट पर देते, किसी और को किराए पर दे देते, तो आपको रेंट मिलता ना। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू तो है रेंट के रूप में, तो वो जो उसकी वैल्यू है रेंट की वो कैलकुलेट होगी और उस वैल्यू को बोलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्युपाइड हाउस। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड। यानी जो चेंज इन स्टॉक है, ये हमने अभी आपको फॉर्मूले में बताया कि चेंज इन स्टॉक है या इन्वेंट्री है, वो इंक्लूड किया जाता है। तो ये तो थे हमारे प्रोकेशंस। इसमें हमें किस तरह से क्या क्या प्रोकेशंस रखने वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करते वक्त। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट मेथड है नेशनल इनकम मेजरमेंट का। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।